धारा 671 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। मुझे कोई समानता नहीं मिली। मेरे सामने खड़ी लड़की जू हाओ की सातवीं लिंगर नहीं थी। संभवतः यह एक विशेष पता था। मुझे पता था कि कुछ लोगों की पसंद अनोखी होती है। उन्हें अच्छा लगता था जब लड़कियां उन्हें पापा कहकर बुलाती थीं, जिससे उन्हें उपलब्धि का एहसास होता था। ये लड़की भी सचमुच जू हाओ को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने उसे इतनी आत्मीयता से पुकारा, मानो ये सब वास्तविक हो। बेशर्म, जू फैंगफेई ने जारी रखा। हम भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शून्य फूलों का अनुरोध किया गया। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसने उसे झटपट एक चुंबन दिया। उसने मो बिंगयुन की ओर अपनी ठुड्डी उठाकर देखा और वह बेहद आत्मसंतुष्ट लग रही थी। मो बिंगयुन की भौहें फड़क उठीं। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? जू हाओ भी दूसरी महिलाओं से प्यार करता है और तुम्हें इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। जू फैंगफेई मुस्कुराए, उसकी मुस्कान दीप्तिमान थी। मुझे हाओगे बहुत पसंद है और चूंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में हर चीज के प्रति सहनशील होना चाहिए। इसके अलावा पापा बहुत ही शानदार हैं। कुछ और महिलाओं के होने में क्या बुराई है? मो बिंगयुन स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसने पहली बार इतना चौंकाने वाला बयान सुना था। जिस आदमी के साथ वह थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ और भी महिलाएं हैं या नहीं, और वह तो ये भी चाहती थी कि वह और भी महिलाएं ढूंढे। क्या उसे यकीन था कि वह आधुनिक समाज में है, या फिर क्या वह प्राचीन काल में वापस चली गई थी? ये कौन सा युग था? क्या आप अभी भी किसी पुरुष को महिलाएं ढूंढने में मदद कर रहे हैं? मो बिंगयुन को लगा कि यह लड़की बीमार है, और वह सिर्फ थोड़ा बहुत बीमार नहीं था। फिर जू फैंगफेई की आवाज गूंजी। कैसा रहेगा? मेरे पिताजी बहुत ही अद्भुत हैं, आप भी मेरे पिताजी से मिल लीजिए तो अच्छा रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से इस स्थिति में ला दूंगा कि तुम खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पाओगे। उसकी निगाहें मो बिंगयुन पर टिकी रहीं, मानो वह उसे परख रही हो, जैसे किसी अच्छे उत्पाद को देख रहे हों। मो बिंगयुन को उसकी पैनी नजरों के नीचे बेहद असहज महसूस हो रहा था। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ये किस तरह का मजाक था? उसे जू हाओ के साथ रहने दो। वह मरना ज्यादा पसंद करेगी। इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद कि यह लड़की बीमार थी, मो बिंगयुन ने उससे और अधिक बात करने में समय बर्बाद नहीं किया और फिर से जू हाओ की ओर देखा। जू हाओ, तुम तो कुछ और ही हो। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मुझे किसी हथियार के साथ पकड़े गए तो मैं तुम्हें अदालत में घसीट लूंगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दूंगा। जू हाओ की निर्लजता के सामने वह असहाय थी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। मो बिंगयुन सचमुच क्रोधित हो गई थी। ऐसे व्यक्ति का इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उसने पहले ही जू हाओ पर कड़ी नजर रखने का फैसला कर लिया था। वह अब जू हाओ को अन्य महिलाओं को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती थी। ये बात ठंडे लहजे में कहकर मो बिंगयुन मुड़ी और जाने ही वाली थी। तभी उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? जू हाओ बोला। वह अचानक उसके पास आए और उसे डांटने लगी। और अब वह जाना चाहती थी। यह इतना आसान नहीं था। मो बिंगयुन ने अपना सिर पीछे घुमाया और गुस्से से उसे घूरने लगी। आप और क्या करना चाहते हैं? यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप सैकड़ों अरबों के मालिक हैं, हर कोई आपसे डरता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैसियत क्या है। जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। इतना परेशान मत हो, मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक विचार आते ही उसके हाथ में 3 तस्वीरें प्रकट हो गईं। ये चित्र सिस्टम द्वारा बनाए गए थे। मो बिंगयुन की नग्न तस्वीरें। कुल मिलाकर 10 थे। वह पहले उसे शांत करने के लिए उनमें से कुछ निकाल लेता था। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें सौंप दिया। मो बिंगयुन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा और उन्हें लेने से इनकार कर दिया। जिस भी चीज को किसी पुरुष ने छुआ होता था, वह उसे घृणित लगती थी। उसने तस्वीरों पर बस एक सरसरी नजर डाली, लेकिन बात सिर्फ एक नजर की थी। मो बिंगयुन पर जैसे बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने झटपट तस्वीरें छीन लीं। तस्वीरों में दिख रही महिला विभिन्न आकर्षक मुद्राएं बना रही है। वह निस्संदेह वही थी। उसकी शक्ल बेहद शर्मनाक थी। असंभव, नकली, सब बनावटी। मैं अपने चित्र अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आप पर मुकदमा करूंगा। मो बिंगयुन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। फिर उसने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जू हाओ को घूर कर देखा। लेकिन उसकी आंखों में डर की एक झलक थी।
क्योंकि तस्वीरों में वह बिना किसी झिझक के अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, मानो जानबूझकर प्रसन्न करने और प्रशंसा पाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह जानती थी कि उसे पुरुषों से कितनी नफरत है। वह किसी पुरुष की प्रशंसा पाने के लिए कभी भी खुद को इस तरह नीचा नहीं दिखाएगी। और उसका व्यक्तित्व उदासीन था, वह पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थी। अतीत को याद करते हुए उसने कभी भी अकेलेपन के कारण आत्म मनोरंजन के लिए तस्वीरें नहीं ली थीं। और उसने पहले कभी ये पोज नहीं दिए थे। इसलिए तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति निश्चित रूप से वह नहीं थी, और उसे पूरा यकीन था कि ये तस्वीरें छुपकर नहीं ली गई थीं। इन्हें डिजिटल रूप से संयोजित किया गया होगा। चाहे वे मिश्रित तस्वीरें हो या नहीं, आपको ये बात किसी और से बेहतर पता होनी चाहिए। जू हाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। स्विश मोबिंग्यून लगभग उस बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वह डर से कांप रही थी। एक शीर्ष न्यायाधीश होने के नाते उन्हें विभिन्न मामलों के साक्ष्यों को समझना आवश्यक था। बेशक उसने तस्वीरों की प्रामाणिकता की पहचान करना सीख लिया था। उसने अभी अभी तस्वीरों को देखा था और उसे उनमें संश्लेषण या हेरफेर का कोई निशान नहीं मिला। इसके अलावा उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी बहुत प्रबल थी। तस्वीरों में दिख रही महिला वही थी। विवरण बहुत सटीक थे। तिल कहाँ थे, कितने तिल थे, जन्मचिन्ह कहाँ स्थित था, उसका आकार कैसा था, एक भी छोटी सी बात गलत नहीं थी। न सिर्फ शक्ल सूरत, बल्कि स्वभाव भी बिल्कुल एक जैसा था। अगर वह नहीं होती तो क्या होता? उसे पूरा यकीन था कि उसने पहले कभी इस तरह से पोज नहीं दिया था। वह निश्चित रूप से मान लेगी कि तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति वही है। यहाँ तक कि मो बिंगयुन को भी आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें सम्मोहित किया गया था और ये तस्वीरें ली गई थीं। लेकिन उसकी आंखें भी बिल्कुल सामान्य दिख रही थीं। उसके चेहरे के भाव देखकर जू हाओ का दिल हिल गया। उसे लगा था कि ये तस्वीरें मुख्य अभिनेत्री ने ली हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे नहीं थे। वे सीधे सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए गए थे। संश्लेषण के किसी भी निशान का पता न लगा पाना केवल ये दर्शाता है कि यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जज मो, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। 246 यह आपके लिए सम्मान की बात है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मेरी सेवा करो, समझौता करो, आत्मसमर्पण करो। मो बिंगयुन का मन उथल पुथल में था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। भले ही उसे पूरा यकीन था कि उसने इन पोज में तस्वीरें नहीं खिंचवाई थीं। तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति बिल्कुल उसी महिला जैसी थी। ये सोचकर कि जू हाओ ने उसे तस्वीरें दी थी, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उसे पूरी तरह नग्न अवस्था में देखा था? मो बिंगयुन को पहले से ही पुरुषों से गंभीर भय एंड्रोफोबिया था, और उसे घृणित जू हाओ द्वारा बेनकाब होते हुए देखा गया था। उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। हताशा, क्रोध, शर्म, हर तरह की नकारात्मक भावनाएं उमड़ पड़ीं। असंभव, यह असली नहीं है, ये सब कृत्रिम और नकली है। मो बिंगयुन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और दांत पीसते हुए जू हाओ की ओर देखा। दूसरों की तस्वीरों को निजी तौर पर जाली बनाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, जू हाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। जू हाओ ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। क्या आपको यकीन है कि यह नकली है? उसकी आंख के कोने पर मौजूद आंसू के तिल को देखो, यहाँ तक कि उसकी कनपटी के बाल भी बिल्कुल एक जैसे हैं। चूंकि तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तस्वीरों में तुम्हारे शरीर की हर एक छोटी से छोटी बात ढूंढ सकता हूं। क्या तुम मुझे जांच करने की हिम्मत करोगे? जू हाओ मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्द शैतान के शब्दों से भी अधिक भयावह थे। इसके अलावा, भले ही आपको लगता हो कि यह नकली है, क्या दूसरे इस पर विश्वास करेंगे? मुझे बताएं, अगर मैं ये तस्वीरें जारी कर दूं, तो कितने लोग इनमें दिलचस्पी लेंगे? वह निर्मम और अभिमानी महिला न्यायाधीश निजी तौर पर ऐसे मोहक हाव भाव दिखाती है, दूसरों को चुनने और जो चाहे लेने देती है। आपको क्या लगता है क्या होगा? जैसे जैसे वह सुनती गई, मो बिंगयुन का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। अंततः वह कांपने लगी। उसकी निगाहों में अभूतपूर्व भय का भाव झलक रहा था, जो उसने जू हाओ की ओर देखा। जू हाओ की कही बातों पर विचार कर रहा हूं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। और साथ ही उसे पुरुषों से भी डर लगता है। दूसरों द्वारा उसकी तस्वीरें देखे जाना मृत्यु से भी बदतर होगा। जैसा कि जू हाओ ने कहा, उसे पूरा यकीन था कि तस्वीरें जाली हैं, लेकिन क्या दूसरे उसकी बात पर विश्वास करेंगे? ऐसा लगा मानो आकाश गिर पड़ा हो। मो बिंगयुन को अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, मानो वह गिरने ही वाली हो। उसने तस्वीरों को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे।
मो बिंगयुन ने दांत पीसते हुए ठंडे लहजे में मांग की। जू हाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? जू हाओ ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी निगाहें उस पर घूम गईं। 05 जज मो की सुंदरता यू युन से कम नहीं है। चूंकि तुम अपनी दोस्त के मेरे बुरे हाथों का शिकार होने को लेकर इतनी चिंतित हो, तो क्यों न तुम उसकी जगह ले लो। टैप टैप टैप। मो बिंगयुन का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास से कुछ कदम पीछे हट गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जू हाओ उस पर नजर रखेगा। खुद को संभालते हुए उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह विचार छोड़ दो। हे, जू हाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा। विषय बदलते हुए उनका लहजा चंचल हो गया। जज मो, आप नहीं चाहेंगे कि आपके निजी फोटोशूट की तस्वीरें फैलें, है ना? इस समय जू हाओ की छवि टेलीविजन के एक शातिर खलनायक की थी। पागल और बेईमान। असल में वह तस्वीरें जारी नहीं करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का एक जरिया था। वह पहले से ही उसकी नियति की स्त्री थी, वह दूसरों को इसका फायदा क्यों उठाने देता। लेकिन मुख्य महिला किरदार को ये बात पता नहीं थी। उसके मन में उसकी जो छवि थी, उसे देखते हुए उसे यकीन था कि वह सचमुच ऐसा करेगा। उनका मानना था कि मो बिंगयुन के गंभीर पुरुष द्वेष के कारण वह अपनी तस्वीरों को दूसरों द्वारा देखे जाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह उसके लिए मृत्यु से भी अधिक असहनीय होगा। चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों न हो, वह उन तस्वीरों को फैलने नहीं देगी। क्या वह कुछ उचित समझौते करेगी? उन्हें विश्वास था कि वह चुनाव करना जानती है। भिन भिना हट, भिन भिना हट, भिन भिना हट। मो बिंगयुन वहीं जम गई, उसका दिमाग चकरा रहा था। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। जू हाओ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसका दिल एकदम बैठ गया। जब जू हाओ ने तस्वीरें निकाली, तो उसे इस पल का पहले से ही अनुमान था। लेकिन जब ये क्षण सचमुच आ गया, वह अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जू हाओ के साथ रहना वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसके मन में पुरुषों के प्रति घोर घृणा थी। जू हाओ भी एक नीच इंसान था, जिससे उसे और भी ज्यादा घृणा होने लगी। उसके साथ रहने के बारे में सोचते ही वह बेहद अनिच्छुक हो जाती थी। वह अनिच्छुक थी, लेकिन जू हाओ ने उसे इन तस्वीरों से धमकाया। जू हाओ की बेशर्मी को देखते हुए अगर उसने कहा है कि वह तस्वीरें सार्वजनिक करेगा, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। यह नरक में गिरने से भी ज्यादा भयानक होगा। ये निश्चित रूप से वह नहीं था जो वह देखना चाहती थी। तस्वीरें। ठीक है। मो बिंगयुन अचानक वास्तविकता में लौट आई। उसने अपने हाथ में मौजूद कुछ तस्वीरों को पकड़ा और कुछ चटकने की आवाजों के साथ उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे सचमुच पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गए थे। वह चीज जिसे दोबारा जोड़ने पर भी ठीक नहीं किया जा सकता था। उद्धरण चिन्ह। जू हाओ, तुम्हारे अपराधों की सूची में एक और अपराध जुड़ गया है। किसी की निजता का उल्लंघन करना, और तुम पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने का भी संदेह है। बस अदालत के समन का इंतजार करो। तस्वीरों को फाड़ देने से भी सुरक्षित महसूस करने की भावना नहीं मिली। मो बिंगयुन ने उन्हें बार बार मसल दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद टुकड़ों को ऐसे संभाला मानो वे जू हाओ हों। हर बार दबाने का बल अविश्वसनीय रूप से अधिक था। जब तक आप खुश हैं, जू हाओ ने उदासीनता से जवाब दिया। लेकिन मुझे आपको ये याद दिलाना जरूरी लगता है, आपने बैकअप बनाए बिना मुझे तस्वीरें तो नहीं दी, है ना? और क्या आपको यकीन है कि वे केवल कुछ ही थे? मेरे पास तो इससे भी अधिक विस्फोटक हथियार हैं। ताकि आप इन्हें दोबारा नष्ट न कर दें, मैं इन्हें आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं इन्हें अपने आनंद के लिए रखूंगा। मुझे कहना पड़ेगा, जज मो का फिगर वाकई बहुत अच्छा है। अगर दूसरे लोग आइसबर्ग फीमेल जज को इस तरह देखते तो। ये सुनकर मो बिंगयुन का शरीर थोड़ा कांप गया। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। अंत में उसने निराशा भरी आह भरी, उसकी आवाज में समझौते का भाव झलक रहा था। जू हाओ, तुम जीत गए। अब से मैं तुम्हारे और यू यून के मामलों में दखल नहीं दूंगा। ये तस्वीरें आपको कहीं से भी मिली हों, इन सभी को नष्ट कर दें। जू हाओ ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसे देखता रहा, मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों। मो बिंगयुन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसके मन में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। जू हाओ, तुम और यू यून जो चाहो कर सकते हो, मैं अब तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मुझे लगता है कि आप एक बात गलत समझ रहे हैं। अब ये यू यून के बारे में नहीं है, यह आपके और मेरे बारे में है। जू हाओ कुछ देर रुका, उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम दिखावा कर रही हो कि तुम्हें अपनी दोस्त की बहुत परवाह है।
जबकि तुम्हें डर है कि कहीं वह किसी नीच इंसान के हाथों धोखा ना खा जाए। लेकिन जब यह आपके ऊपर आ पड़ता है तो आप तुरंत खुद को अलग कर लेते हैं और किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। अपने दोस्त की चिंता क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारा दोस्त एक नीच इंसान के हाथों धोखा खा रहा है? तुम तो बिल्कुल दोहरे चरित्र वाले इंसान हो। अरे बाप रे, अगर यू यून को पता चले कि जिस दोस्त ने उसे बहन कहकर पुकारा था उसने ही उसे धोखा दिया है, तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। क्या वे इसके बाद दुश्मन बन जाएंगे, लगातार एक दूसरे को तबाह करते रहेंगे? ये दिलचस्प है और मैं बहुत उत्सुक हूँ। जूहाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और बेहद दिलचस्पी से देखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मो बिंगयुन का चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था। उसके मन में ऐसे विचार बिल्कुल नहीं थे। लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि खंडन कैसे करे। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे पसीना आने लगा। छी! इस सूक्ष्म रूप से तनावपूर्ण क्षण में एक बेमौसम हंसी गूंज उठी। पता चला कि जू फानफेई अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मो बिंगयुन ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। जू फैंगफेई ने इशारा किया। माफ कीजिए, मुझे विशेष प्रशिक्षण मिला है, मैं आमतौर पर नहीं हंसती, जब तक कि मेरे लिए हंसना अपरिहार्य न हो। पिताजी सही कहते हैं, तुम दो मुही कुतिया हो, एक शातिर कुतिया। जो भी तुमसे दोस्ती या बहनें बनाता है, उसका दुर्भाग्य बहुत बुरा होता है। ऊपरी तौर पर तो तुम एक अच्छी बहन की तरह व्यवहार करती हो, लेकिन कौन जानता है कि कब तुम किसी महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें धोखा दे दोगी। जू फैंगफेई का व्यक्तित्व सीधा सादा था। क्योंकि वे दुश्मन थे, इसलिए वह अंत तक लड़ेगी। भले ही अब स्कूल में उस जूनियर के साथ उसके संबंध अच्छे हों। वह भी एक प्रारंभिक उद्देश्य के साथ किया गया था। मो बिंगयुन के विपरीत, उसने शुरू में सचमुच तुम्हें बहन की तरह माना, तुम्हारे भले के लिए हर तरह के काम किए, लेकिन एक अहम मौके पर उसने तुम्हें धोखा दिया। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि जू फैंगफेई ने गलत समझा था। मो बिंगयुन ने वे शब्द क्यों कहे, इसका कारण यह है। दरअसल ये जूहाओ के मार्गदर्शन का परिणाम था। और इसलिए भी क्योंकि वह जूहाओ की धमकियों के आगे अपना आपा खो बैठी थी। आखिरकार, वह फिल्म की मुख्य महिला किरदार थी। उसमें अभी भी बुनियादी नैतिक चरित्र मौजूद था। जब जू फानफेई जोर से हंसी, तब मो बिंगयुन ने आखिरकार उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसके दांतों में दर्द होने लगा। हालांकि, कुछ सोचते हुए मो बिंगयुन शांत हो गई। उसने संदेह और आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा, क्या तुमने नहीं देखा कि जूहाओ क्या कर रहा है? वह मुझे अपने साथ रहने के लिए धमका रहा है। तुम उसकी औरत हो, क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? मैं क्यों ध्यान दूं? जू फानफेई ने अपना सिर झुकाया। यह आपके लिए सम्मान की बात है कि पिताजी आपको पसंद करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करें। शायद आज रात हम साथ मिलकर उनकी सेवा भी कर सकें। मो बिंगयुन को लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और वह लगभग बेहोश हो गई। उसे इस पागल लड़की से नहीं पूछना चाहिए था। उसे पता था कि जूहाओ उसे धमकी दे रहा है। उन्हें तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह उसके साथ रात बिताएगा। क्या ये ऐसे शब्द हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा? मो बिंगयुन पूरी तरह से असहाय थी। उसने बहुत दिमाग लगाया लेकिन उसे कोई उपाय सूझ नहीं पाया। जज मो, क्या आपने इस पर विचार किया है? मेरा समय सीमित है। चूंकि अब मुझे आप में काफी दिलचस्पी है, इसलिए मैंने आपको एक अवसर दिया है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं केवल खेद व्यक्त कर सकता हूं और उन तस्वीरों को प्रकाशित कर सकता हूं। जूहाओ के चेहरे पर पछतावे की आहें साफ झलक रही थीं। जूहाओ, क्या तुम ये काम यू यून के योग्य कर रहे हो? वह तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी अच्छी दोस्त हूं। अगर उसे पता चले कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उसका दिल कितना टूट जाएगा। कठोर दृष्टिकोण कारगर नहीं होगा। मो बिंगयुन ने नर्म स्वर में बोलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि जूहाओ में कुछ तो अंतरात्मा होगी। यू यून की खातिर उसे जाने देना। वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। उसकी बातें सुनकर जूहाओ की आंखें चमक उठीं। क्या ये और भी बेहतर नहीं होगा? अच्छे दोस्त जीवन भर साथ रहने चाहिए, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। मो बिंगयुन, वह अवाक रह गई। ठीक है, दिखावा करना बंद करो। जूहाओ ने हाथ हिलाया। तुमने यू यून को धोखा दिया और अब तुम उसके साथ नजदीकी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? हमने यहाँ बहुत समय बर्बाद कर दिया है। शाम 7 बजे पेनलोंग होटल आ जाना। आप जितनी देर से आओगे, हर सेकंड की एक फोटो अपलोड कर दूंगा।
भीख मांगने या इंटरनेट को नियंत्रित करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। मुझे जो करना है उससे कोई नहीं रोक सकता। बोलने के बाद जू हाओ जू फांगफेई के साथ जाने ही वाला था। डिंग मोबिंग्युन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग मोफैंग गुस्से से भर गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जू हाओ की निगाहें थोड़ी सी इधर उधर हुईं। उसने एक ही दिशा में देखा। उसने देखा कि एक 8 साल का शरारती बच्चा काफी देर तक कार में हाथ पैर मारता रहा। आखिरकार उसने ताला खोला और बाहर आ गया। वह मुख्य पात्र मोफैंग था। जू हाओ को इस मुख्य पात्र के बारे में हुई जांच याद आ गई। जब वह छोटा था तो उसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया था और मो बिंगयुन ने उसे दयालुतापूर्वक गोद ले लिया था। 8 साल की उम्र तक उनके दिमाग में चोट लगी हुई थी। हाल ही में वह अचानक स्वस्थ हो गए। निस्संदेह ये पुनर्जन्म के कारण था। उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में ज्यादातर स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में जानकारी थी। इसे पुस्तक के शीर्षक ट्रांसमाइग्रेटेड 8-year-old स्टॉक गॉड से जोड़ते हुए जू हाओ को लगा कि इस आदमी की धोखाधड़ी करने की क्षमता का संबंध शेयर बाजार के कारोबार से होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वह एक नायक है, इसलिए उसका उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। वह नायक को पकड़कर तहखाने में बंद कर सकता था, जिससे वह उसके लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाता। या फिर अन्य मुख्य पात्रों की तरह उसे सीधे यमराज से मिलने भेज दें। उसे अभी भी ये देखना बाकी था कि उसकी चीटिंग करने की क्षमता कितनी उपयोगी थी। अगर यह बहुत उपयोगी है, फिर वह पहले उसे पकड़ लेगा, उससे उसकी कीमत निचोड़ लेगा और फिर उससे निपटेगा। अगर यह ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, वह नायक को अपनी प्रेमिका के साथ रहने नहीं देगा। भले ही वह थोड़ा शरारती हो, लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। बेशक, लिटिल लोली एक अपवाद है। उसने दौड़ते हुए आ रहे मोफैंग की ओर लापरवाही से एक नजर डाली। जू हाओ ने देर नहीं की, जू फैंगफेई के साथ दूर चला गया। माँ, आप कैसी हैं? क्या आप ठीक हैं? मोफैंग अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर वहां पहुंचा। उसने चिंता से पूछा। अभी अभी वह पिछली सीट पर बैठा था और उसने भी हिलती हुई कार से जू हाओ को बाहर निकलते देखा। उसकी माँ झगड़ा करने के इरादे से आक्रामक ढंग से उसके पास गई। मोफैंग अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। उसके मन में जू हाओ के लिए भी कोई अच्छी भावना नहीं थी। यू शियाओटियन के बारे में सोचकर वो प्यारी सी छोटी लोली जू हाओ की बाहों में गिर जाती, कितना अंतरंग दृश्य होता। वह बेहद क्रोधित था। जू हाओ ने पहले ही लिटिल लोली की माँ आंटी यू, उस खूबसूरत बड़ी महिला 730 लोगों को हरा दिया था और वह रखेल बनने को तैयार थी। मोफैंग को बेहद ईर्ष्या हो रही थी। जू हाओ को लिटिल लोली से बेहद स्नेह था। मोफैंग को तुरंत ही एक बुरी अनुभूति हुई। संभवतः वह माँ और बेटी दोनों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। वह अपनी जलन को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। उस समय तो ये सिर्फ उनका अनुमान था। अब जू हाओ को उसकी बेटी जैसी दिखने वाली लड़की के साथ देखकर और सार्वजनिक रूप से इतनी बेकाबू होकर खेलना, मोफैंग अब आश्वस्त था। अगर वह अपनी बेटी की उम्र के किसी व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है, तो इतनी प्यारी लिटिल लोली को क्यों नहीं? ये बात समझने के बाद मोफैंग और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह अब भी लिटिल लोली को अपनी पत्नी बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। वह उसे जू हाओ के शैतानी चंगुल में गिरते हुए कैसे देख सकता था? उसे इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अपनी माँ को जू हाओ के साथ झगड़ा करने जाते देख मोफैंग बेहद खुश था। उनकी माता एक उच्च न्यायाधीश हैं। अगर वह जू हाओ की असलियत उजागर कर उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सके, तो ये बहुत अच्छा होगा। उनकी माँ मो बिंगयुन की घोर पुरुष द्वेष की भावना के साथ जू हाओ के लिए, जिसका सच्चा दोस्त पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित था, अगर वह किसी और महिला के साथ होता, तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाती। मोफैंग कार में बैठकर शो देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ, जो एक न्यायाधीश थी, ने जू हाओ को डराया नहीं। इसके विपरीत, जब जू हाओ ने कुछ निकाला, तो मो बिंगयुन के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया और उसका शरीर डगमगाने लगा। मोफैंग चौंक गया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मो बिंगयुन का उसके प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था। यह उसकी पुरुष विरोधी भावना के कारण था। आखिरकार, वह इस शरीर की मां थी। वह कभी भी चुपचाप उसे जू हाओ द्वारा धमकाते हुए नहीं देख सकता था। वह बाहर जाने ही वाला था कि उसने पाया कि कार का दरवाजा बंद था।
कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वह कार से बाहर निकल गया। मो बिंगयुन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपने दांत भींचे। क्रोध, दुख और बेबसी से भरे चेहरे के साथ वह जुहाओ और दूसरे व्यक्ति की पीठ को पीछे हटते हुए देखती रही। उसका चेहरा उदास था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। अपनी माँ के दर्द भरे चेहरे को देखकर मो फैंग ने चिंता से पूछा, माँ, क्या हुआ? कुछ बोलो। क्या उस जुहाओ ने तुम्हें तंग किया था? मैं अभी पुलिस को फोन करके उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। मो बिंगयुन ने अपनी निगाहें हटा ली। जो हुआ सो हुआ, दूसरों को दोष देने या शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। इसका समाधान ढूंढना बेहतर था। मो फैंग ने पुलिस को बुलाने के लिए कहा। वह कैसा उपयोग होगा? क्या कोई सबूत था? क्या वह चाहती थी कि जुहाओ उन नग्न तस्वीरों में से कुछ और तस्वीरें निकाले? वह मरना ज्यादा पसंद करेगी। मो बिंगयुन ने मो फैंग पर नजर डाली। क्या उसका ये बेटा कुछ ज्यादा ही प्रतिभाशाली था? उसने जुहाओ की धमकी के बारे में सोचा। इन विचारों को तुरंत दबा दिया गया। हम तो बस व्यावसायिक मामलों की बात कर रहे थे। बच्चों को बड़ों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मो फैंग चिंतित था लेकिन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। क्या आप व्यावसायिक बातचीत कर रहे हैं? कौन व्यवसाय के बारे में तब तक बात करता है जब तक उसका चेहरा पीला ना पड़ जाए और माथे पर ठंडा पसीना ना आ जाए? क्या वह किसी बच्चे को धोखा देने की कोशिश कर रही थी? ऐसा लग रहा था कि इस समय वह सचमुच एक बच्चा है। वह क्रोध और ठंड से कांप रहा था। बच्चे कब अपने हक के लिए खड़े हो पाएंगे? शिशु के रूप में पुनर्जन्म के नुकसान बहुत अधिक थे। उसकी मां को तंग किया जा रहा था, फिर भी वह चाहकर भी मदद नहीं कर सकता था। उसमें समझाने बुझाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। पलक झपकते ही शाम हो गई। मो बिंगयुन, जिसने पूरा दिन पीड़ा और असमंजस में बिताया था, अंततः मुलाकात पर जाने का फैसला किया। 247 कुछ तरल पदार्थ ग्रहण करें। महिला न्यायाधीश को शिक्षित करना। शर्मनाक जानकारी। घबराए हुए दिल के साथ मो बिंगयुन जुहाओ के साथ तय समय पर पेनलोंग होटल पहुंचे। उस सुबह मॉल से लौटने के बाद से वह काम में व्यस्त नहीं थी। उसका मन दिन भर भटकता रहा था। अंततः वह भी हार गई। हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब तक कि वह अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहती और उसकी नग्न तस्वीरें हर जगह नहीं फैलना चाहती। उसने अपनी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत सीमित था। मैजिक सिटी में वह यू यून के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। परिणामस्वरूप जब उसने यू यून को फोन किया और जब यू यून ने सुना कि जुहाओ उसे नग्न तस्वीरों से धमका रहा है, तो उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने अन्य संपर्कों की तलाश की। उदाहरण के लिए, एक धनी दूसरी पीढ़ी का सीधा साधा व्यक्ति। मो बिंगयुन ने उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन जुहाओ की पहचान के बारे में सुनने के बाद उसने बिना किसी झिझक के कहा कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगा। उसे अपनी बात रखने के लिए कोई नहीं मिला। जुहाओ को तस्वीरें प्रकाशित करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह भी नहीं चाहती थी कि तस्वीरें सार्वजनिक हों। उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, जुहाओ की अत्यधिक मांगों को मानने या न मानने के बारे में सोचने के अलावा। मो बिंगयुन भी एक ही बात सोच रही थी। और सवाल ये था, जुहाओ के हाथों में मौजूद तस्वीरें कहाँ से आईं? वे बहुत विस्तृत थे। उसे तो ये भी लगा कि तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति वह खुद ही है। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसने उस शर्मनाक जानकारी के लिए कभी पोज नहीं दिया था। वह चाहे जैसे भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था। होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह अंदर जाने ही वाली थी। जब मो बिंगयुन को एहसास हुआ कि जुहाओ ने उसे सिर्फ होटल आने के लिए कहा था, उन्होंने सटीक स्थान निर्दिष्ट नहीं किया था। उसके पास प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे वाह, उस बेहद खूबसूरत लड़की को देखो। उसकी काया, उसका चेहरा और उसका स्वभाव देखो। वह सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। वह कितनी खूबसूरत है। मुझे लगा कि वह कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी सेलिब्रिटी उसके जितनी खूबसूरत नहीं है। नफरत मत करो, वास्तव में कुछ बेहद खूबसूरत हस्तियां भी हैं, जैसे मेरी देवी जू होंगजूंग। रानी जू ने तो पहले ही एक महान दर्जा हासिल कर लिया है, भला कौन उनकी बराबरी करेगा? कौन उनके योग्य है? जू होंगजूंग वाकई में परफेक्ट है, लेकिन ये युवती भी बुरी नहीं है। मैं 1000 युआन दूंगा, कौन मुझे उसकी संपर्क जानकारी दिलाने में मदद करेगा? हे, 1000? तुम किसे कम आंक रहे हो? मैं 10,000 दूंगा। मैं दूंगा। ये भोजन के समय की भीड़ का चरम समय था।
मोबिंग्युन जैसी खूबसूरत हसीना होटल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। ने तुरंत ही भीड़ का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिससे चर्चा का एक दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो मोबिंग्युन की संपर्क जानकारी पाने के लिए बोली लगाने की होड़ भी शुरू कर दी। चारों ओर से हो रही चर्चाओं को सुनकर मोबिंग्युन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी पुरुष द्वेष की भावना भड़क उठी और उसे तुरंत घृणा और तिरस्कार का अनुभव हुआ। इन लोगों को उस पर फैसला सुनाने का क्या अधिकार था? इसे सुनना बेहद घृणित था। हालांकि ये लोग तो उसकी मौजूदा सूरत देखकर ही उत्साहित हो गए थे। अगर उन्होंने जू हाओ के हाथों में उसकी तस्वीरें देख लीं, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वे क्या करेंगे। मोबिंग्युन ये सोचकर कांप उठी। वह जू हाओ के साथ समझौता करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गई। वह किसी भी कीमत पर उसे उन तस्वीरों को लीक नहीं करने दे सकती थी। पहले वह यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसे नहीं पता था कि जू हाओ कहाँ है। उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह बीच बीच में समय देखती रहती थी। चूंकि जू हाओ अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह असहाय होकर समय को बीतते हुए देखती रही। 6:58, 6:59। मोबिंग्युन का दिल धड़क रहा था। उसे जू हाओ की कही बात याद आ गई। उसने उसे शाम 7 बजे होटल आने को कहा। अगर वह 1 सेकंड भी लेट हो जाती, तो वह फोटो अपलोड कर देता। वह तो गई थी, लेकिन जू हाओ ने सटीक स्थान नहीं बताया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसे गिना जाएगा। क्या होगा अगर जू हाओ को पता ही न हो कि वह आ गई है और उसने सीधे फोटो अपलोड कर दी हो। समय ठीक 7 बज गया। मोबिंग्युन को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। क्या जू हाओ ने पहले ही फोटो अपलोड कर दी होगी? वह स्पष्ट रूप से पहुंच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जू हाओ कहाँ है, और न ही उसके पास उससे संपर्क करने की कोई जानकारी थी। मोबिंग्युन की आंखों में आंसू आ गए थे। अब आइस जज का वह उदासीन व्यवहार कहाँ चला गया? उसने कांपते हुए अपना फोन खोला। उसने ऑनलाइन खोज की और ये देखकर राहत महसूस की कि उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। वह थकावट से बेहाल होकर लड़खड़ा रही थी। डिंग! मोबिंग्युन का दिल जोर से धड़कने लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। आप तो काफी समय के पाबंद हैं, है ना? ठीक उसी समय मोबिंग्युन को राहत की लहर महसूस हुई। उसके बगल में एक चंचल आवाज सुनाई दी। जू हाओ को होटल की ओर बेफिक्र होकर चलते हुए देखा गया। बाद में पता चला कि बात यह नहीं थी कि वह जगह नहीं ढूंढ पा रही थी, बल्कि यह थी कि जू हाओ अभी अभी वहां पहुंचा था। वह देर से भी आया था। जू हाओ के चेहरे पर चंचल भाव देखकर मोबिंग्युन को यह बात कैसे समझ में नहीं आई। जू हाओ जानबूझकर ऐसा कर रहा था। तुरंत ही उसके दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। जैसे ही वह उसे डांटने वाली थी, उसने खुद को रोक लिया। उसका हैंडल जू हाओ के हाथों में था। वह पहले की तरह अपना आपा नहीं खो सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए मोबिंग्युन ने खुद को शांत किया और ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? जल्दीबाजी मत करो, पहले खाना खा लेते हैं। उसे अपना गुस्सा दबाते देख जू हाओ मुस्कुराया। दरअसल, उनके देर से आने का कारण जानबूझकर था। यह उसे चेतावनी देने के लिए था। उसके गुस्से को काबू में रखने के लिए। जू हाओ अकेले ही होटल में दाखिल हुआ। मोबिंग्युन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर जल्दी से उसके पीछे चल दी। और जैसे ही दोनों होटल में दाखिल हुए, एक टैक्सी होटल के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। इसके तुरंत बाद लगभग 7 या 8 साल का एक छोटा बच्चा कार से बाहर निकला। मो फैंग के अलावा और कौन हो सकता है? होटल की ओर मुख किए हुए उसका छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वह देखना चाहता था कि उसकी मां यहाँ क्या कर रही है। जब से उसने उस सुबह पार्किंग में जू हाओ को देखा था, उनकी मां, मो बिंग्युन, का ध्यान कहीं और भटक गया था। वह अक्सर खुद से कुछ बुदबुदाती रहती थी। कभी गुस्से में, कभी उग्र, कभी भयभीत और बेचैन, मानो उस पर किसी भूत का साया हो। उनकी बार बार की पूछताछ को नजरअंदाज कर दिया गया। अपनी मां को इस हालत में देखकर मो फैंग बेहद चिंतित और दुखी था। मदद करने में असमर्थ होने पर उसने छुपकर सुनने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। बिखरे हुए शब्दों से उसने सुना, शाम 7 बजे, पेनलोंग होटल। शाम करीब 6 बजे मो बिंग्युन घर से निकल गई। मो फैंग का दिल बिल्ली के खरोंच की तरह खुजली कर रहा था। वह जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। क्या वह जू हाओ से मिलने जा रही थी? अगर उस लड़के ने अपनी मां को इस हद तक नुकसान पहुंचाया होता, उसने कसम खाई कि जब वह बड़ा हो जाएगा, तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने आया से कुछ पैसे मांगे और वहां जाने के लिए टैक्सी ली।
होटल में आने जाने वाले लोगों को देखते हुए इतने बड़े इलाके में वह उसे कहाँ ढूंढ सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मोफैंग होटल के प्रवेश द्वार पर गया और वहां उसे एक युवती मिली। उसने बच्चों जैसी आवाज में पूछा, मैडम, क्या मैं किसी के बारे में पूछ सकती हूँ? एक बहुत ही सुंदर, शालीन, परिपक्व और बुद्धिमान महिला, जिनकी उम्र 30 के आसपास है, क्या वह 6:30 और 7 बजे के बीच दिखाई दी थी। मिस को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया गया। उनका होटल बहुत बड़ा था। प्रतिदिन अनगिनत खूबसूरत महिलाएं आती थीं। हालांकि 6:30 से 7 बजे के अंतराल में उसने सचमुच एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो बच्चे द्वारा वर्णित व्यक्ति से मेल खाता था। इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह खूबसूरत महिला सुबह 6:30 बजे होटल पहुंची, लेकिन वह प्रवेश द्वार पर लगभग आधे घंटे तक इंतजार करती रही। उस समय वे उत्सुक थे। इतनी खूबसूरत महिला किसका इंतजार कर रही थी, और वह किसके इंतजार के लायक थी। बाद में वह एक आदमी के साथ ऊपर चली गई। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं था, उसने धूप का चश्मा पहन रखा था। हालांकि उनका शारीरिक गठन बहुत अच्छा था और उनका व्यक्तित्व बेहद अनूठा था। उसके गालों की बनावट से यह स्पष्ट था कि वह बहुत ही सुंदर पुरुष था। छोटे भाई, क्या तुम उस खूबसूरत महिला की बात कर रहे हो जो उस आकर्षक पुरुष के साथ अंदर गई थी, जिसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था? तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? वह महिला काफी विनम्र थी और उसने पहले पूछा। उसने बिना अनुमति के ग्राहक की जानकारी का खुलासा नहीं किया। मोफैंग का दिल बैठ गया। उसे तुरंत जू हाओ की शक्ल सूरत याद आ गई। माँ सचमुच जू हाओ से मिलने आई थी। मो बिंगयुन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह किसी पुरुष से मिलने के लिए बाहर नहीं आएगी। ऐसा जरूर रहा होगा कि जू हाओ का माँ पर कुछ प्रभाव था और वह उन्हें धमका रहा था। मोफैंग का छोटा सा चेहरा गुस्से से भर गया। क्या वह उसकी माँ को धमकी दे रहा है? धत्तेरी की, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ? यह मिस की आवाज थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने लहराया। मोफैंग चौंक कर जाग गया। वह बचकाने लहजे में जवाब देता रहा, ये मेरी माँ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही टेबल रिजर्व करवा ली है। मुझे उन्हें ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। मिस ने एक पल के लिए रुककर उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। उस खूबसूरत महिला के स्वभाव और रूप रंग के आधार पर क्या वह वास्तव में इस बच्चे की माँ थी? मिस ने एक तरफ जाकर बैठने की व्यवस्था की जांच की। फिर वह मोफैंग को अपने साथ ले जाने ही वाली थी। मेरे प्यारे दोस्त, चलो चलते हैं। बड़ी बहन तुम्हें तुम्हारी माँ को ढूंढने ले जाएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है महोदया। बस मुझे बता दीजिए कि यह कहाँ है, मैं खुद चला जाऊंगा। मोफैंग ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। वह भी माँ और जू हाओ के बीच की स्थिति को समझना चाहता था। सीधे जाने से उन्हें सतर्क हो जाएंगे। उसने छिपकर निगरानी करने की योजना बनाई थी। ठीक है, अगर आपको रास्ता न मिले तो वापस आ जाना, बड़ी बहन आपको ले जाएगी। मिस को लगा कि इस समय काफी भीड़भाड़ है, इसलिए उसने मोफैंग के अनुरोध को मान लिया। उसने उसे उन दोनों के भोजन करने की जगह बताई। मोफैंग को जानकारी मिली और वह जल्दी से ऊपर की ओर भागा। डिंग, मोफैंग का दिल गुस्से से भर गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। 5वीं मंजिल पर स्थित आलीशान रेस्तरां। ये वह स्थान है जहां होटल विशेष रूप से विशिष्ट अतिथियों की सेवा करता है। इस स्थल पर आमतौर पर ज्यादा लोग भोजन नहीं करते हैं। किसी कारणवश जू हाओ मो बिंगयुन को निजी कमरे में नहीं ले गया, बल्कि यहां आ गया। ये खिड़की के पास एक मेज थी। खाना परोसे जाने के बाद जू हाओ ने खुद ही अपनी चॉपस्टिक उठाए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगा। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? ये देखकर कि मो बिंगयुन ने अभी तक अपनी चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं था, जू हाओ ने पूछा। मो बिंगयुन चिंतित थे। उसने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। उसका दिल बेचैन था और उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि जू हाओ ने उसे आने के लिए क्यों कहा था। अगर उसके मन में उसके प्रति दुर्भावना थी, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे विरोध करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? अगर उसने विरोध किया तो क्या जू हाओ उसे फिर से तस्वीरों से धमकाएगा? आपको फिर भी कुछ खाना चाहिए। जू हाओ ने फिर से बात की। मो बिंगयुन, जो विचारों में डूबी हुई थी, उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या, मैंने कहा था कि तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए, वरना तुम्हें पछतावा होगा। जू हाओ ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मो बिंगयुन असमंजस में थी। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि यह अच्छी बात नहीं है। उसने जोर से इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा, कुछ खा लो। जू हाओ के लहजे में थोड़ी सख्ती आ गई। मो बिंगयुन चौंक गई।
उसने आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ जूहाओ की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि जूहाओ उसकी ओर मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मो बिंगयुन का दिल कांप उठा। यह उससे कोई चर्चा नहीं थी, बल्कि एक आदेश था। पहले तो वह बहुत पहले ही गुस्सा हो जाती। उसे क्या करना चाहिए था? उसे क्या करना है ये बताने के लिए किसी पुरुष की क्या जरूरत थी? लेकिन आज वह जूहाओ द्वारा लाई गई छाया में डूबी हुई थी। और अभी अभी होटल के प्रवेश द्वार पर वर्चस्व का प्रदर्शन देखने को मिला। उसने जूहाओ पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि तस्वीरें जूहाओ के हाथों में थीं। मो बिंगयुन ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं। ये सही है। जूहाओ के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। खाना खाने के बाद ही उसे ताकत मिलती थी। तभी वह अधिक समय तक टिक सकती थी। इस फिल्म की मुख्य महिला किरदार गंभीर रूप से बीमार है और उसे उचित शिक्षा की आवश्यकता है। अगर वह अपनी पढ़ाई के बीच में ही थकान से बेहोश हो जाए तो यह मजेदार नहीं होगा। मो बिंगयुन को जाहिर तौर पर अभी भी अपने दुखद अंजाम के बारे में पता नहीं था। वह शर्मनाक ढंग से छोटे छोटे निवाले लेकर अपना भोजन खा रही थी। डिंग, मो बिंगयुन पूरी तरह से अपमानित हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग, मोफैंग आक्रोश से भरा हुआ था। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जूहाओ द्वारा मो बिंगयुन को धमकाने का दृश्य संयोगवश मोफैंग ने देखा, जो चुपके से ऊपर आ गया था। वह तुरंत गुस्से से भर उठा और दांत पीसने लगा। मो बिंगयुन ने भला ऐसे आदमी की बात कब सुनी होगी। उसके चेहरे पर दिख रही पीड़ा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह गुस्से में कुछ बोलने की हिम्मत ही न कर पा रही हो। उसे जूहाओ से धमकी मिली होगी। मोफैंग का मन कर रहा था कि वह दौड़कर जूहाओ की पिटाई कर दे, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों और पैरों को देखकर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह सबसे पहले ये देखेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह अपनी मां को जूहाओ के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। खाने की मेज पर मो बिंगयुन अनमने ढंग से खाना खा रही थी। जूहाओ जानबूझकर इस महिला मुख्य किरदार को पहले से प्रशिक्षित करना चाहता था। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और मो बिंगयुन के कटोरे में मांस का एक टुकड़ा डाल दिया। अपने शरीर को पोषण देने के लिए अधिक खाएं। आइए, इस सूप को चखिए, अपने शरीर में पानी की कमी पूरी कीजिए। जूहाओ के चिकित्सा कौशल की देखरेख में मुख्य महिला किरदार ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और वह बहुत कमजोर थी। ताकि भविष्य में एक अच्छा शैक्षिकी अनुभव सुनिश्चित हो सके, उसे कुछ तो खाना ही था। ये व्यंजन विशेष रूप से उनके द्वारा मो बिंगयुन के शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए तैयार किए गए थे, जिससे उनके लिए शिक्षा को स्वीकार करना आसान हो गया। मो बिंगयुन ने अनिच्छा से वे सभी व्यंजन खा लिए जो जूहाओ ने उसके कटोरे में रखे थे। अंततः वह और खा नहीं सकी। मेरा पेट भर चुका है। इसी क्षण जूहाओ ने अपने नुकीले दांत दिखाए। तुम्हारा पेट भरा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं। मैंने अभी अभी तुम्हें खाना खिलाने में मदद की, क्या तुम्हें भी मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? मो बिंगयुन का शरीर अकड़ गया। वह जूहाओ के कहने का मतलब पूरी तरह समझ गई थी। वह चाहता था कि वह उसे खाना परोसे। किसी पुरुष को भोजन परोसने का विचार, इससे उसे बेहद असहज महसूस हुआ। एक पल के लिए वह असमंजस में पड़ गई। क्या? अनिच्छुक। जूहाओ की आवाज ठंडी पड़ गई। मो बिंगयुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और जूहाओ को खाना परोसा। जैसे ही वह उसे उसके कटोरे में डालने वाली थी, जूहाओ ने अपने मुंह की ओर इशारा किया। वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह उसे सीधे खाना खिलाए। मो बिंगयुन का चेहरा एकदम लाल हो गया। शर्म से नहीं, बल्कि गुस्से से। वह पहले से ही किसी पुरुष को खाना परोसने से मना करती थी, और अब वह चाहता था कि वह उसे सीधे उसके मुंह में खाना खिलाए। वह उसे क्या समझ रहा था? एक मेजबान। गुस्से में उसकी निगाहें जूहाओ की ठंडी आंखों से मिलीं। मो बिंगयुन का शरीर कांप उठा और फिर उसने खुद को संभाला। दुखी होकर उसने खाना उठाया और उसे जूहाओ के मुंह में डाल दिया। एक बार ऐसा हो जाने के बाद इसे स्वीकार करना आसान हो गया। जूहाओ के आदेश पर वह लगातार खाना उठाती और जूहाओ के मुंह में डालती रही। वह जो कुछ भी खाना चाहता था, मो बिंगयुन से उसे परोसने के लिए कहता था। जब उसे प्यास लगती थी और पानी की जरूरत होती थी, तो मो बिंगयुन प्याला पकड़कर उसके मुंह तक ले जाती थी। जूहाओ बेहद संतुष्ट था। इसके विपरीत, मोफैंग अंधेरे में छिपकर अपने दांत पीस रहा था। वह अपनी मां के साथ एक मेहमाननवाज की तरह व्यवहार कर रहा था। ये हद से ज्यादा हो रहा था। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसका बेटा भी कभी मो बिंगयुन के हाथों से बने भोजन का आनंद नहीं ले पाया था। उन्हें बेहद दुख हुआ। अंततः भोजन समाप्त हो गया।
मो बिंगयुन ने एक नैपकिन लिया और उससे जू हाओ का मुंह साफ किया। जू हाओ को तृप्त और संतुष्ट देखकर मो बिंगयुन ने अपने गुस्से को दबाया, एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और पूछा, राष्ट्रपति जू, मैंने आपको रात का खाना परोस दिया है, क्या आप कृपया मेरी वो तस्वीरें हटा सकते हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जू हाओ ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम इतने भोले तो नहीं होगे कि यह सोचो कि मेरे साथ खाना खाने मात्र से मैं तुम्हें वो तस्वीरें दे दूंगी, है ना? मो बिंगयुन को ये बात निश्चित रूप से पता थी। वह बस संकोचपूर्वक पूछ रही थी, क्या हो अगर चून की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, तो जू हाओ उससे क्या करवाना चाहता था? मो बिंगयुन का दिल बेहद भारी था। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति जू क्या चाहते हैं। क्या वे उन तस्वीरों को हटाने के लिए तैयार होंगे? कृपया मुझे इस बारे में बताएं। जिस बात का सामना करना ही था, अंततः उसका सामना करना ही पड़ा। मो बिंगयुन ने घबराकर पूछा, क्या आपके मन में पहले से ही यह जवाब नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? जू हाओ की निगाहें उस पर टिक गईं। मो बिंगयुन का दिल बीच में ही बैठ गया। क्या वह सचमुच उस पर डोरे डालने वाला था? फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सचमुच किसी पुरुष के साथ रहने को स्वीकार नहीं कर सकती थी। आशा की अंतिम किरण के साथ उसने पूछा, राष्ट्रपति जू, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हम कोई दूसरी शर्त रख सकते हैं? मैं निश्चित रूप से आपके लिए उसे पूरा करूंगा। जू हाओ ने उपहास किया। आप क्या सोचते हैं? 248 कठपुतली, महिला न्यायाधीश का कष्टों का दिन, एक भ्रष्ट रिश्ता। जो कुछ भी तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। और जिन चीजों को मैं नहीं कर सकता, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें कर सकते हो? जू हाओ का लहजा तिरस्कारपूर्ण था। मो बिंगयुन के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वास्तव में, हालांकि विधि क्षेत्र में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी, ये केवल कानूनी क्षेत्र के भीतर ही था। जू हाओ एक अरबपति हैं। अगर उसे किसी कानूनी मामले को निपटाने की जरूरत पड़ती है, तो वह कुछ पैसे खर्च करके उससे भी ज्यादा सक्षम जज ढूंढ सकता है। इसलिए, उसका वादा जू हाओ के सामने पूरी तरह से मजाक था। ऐसा प्रतीत होता था कि खुद उसके अलावा, जू हाओ की रुचि किसी और चीज में नहीं थी। लेकिन वह वास्तव में किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, मैं अब इस उबाऊ मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैं बिना कोई कीमत चुकाए फोटो कैसे हटा सकता हूँ? जू हाओ पहले से ही अधीर हो रहा था। उसने उदासीनता से मो बिंगयुन की ओर देखा। क्या आपने आज रात आने का फैसला करते समय इस बारे में ठीक से सोचा नहीं था? मो बिंगयुन का मनोबल टूट गया था। हाँ, वह आने से पहले सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थी। वह बस अनिच्छुक थी। सांस छोड़ते हुए, मो बिंगयुन ने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया। चूंकि जू हाओ के साथ रहना अपरिहार्य था, इसलिए उसे शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। क्या होगा अगर जू हाओ बाद में इसे स्वीकार न करे, तस्वीरें डिलीट न करे और उसे धमकाना जारी रखे? मो बिंगयुन का चेहरा गंभीर था। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहने के लिए सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज रात के बाद तुम मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दोगे, ये सुनिश्चित करोगे कि कोई बैकअप न बचे, और मेरी तस्वीरों को मनगढ़ंत बनाना बंद कर दोगे। जू हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या आपकी मांगें कुछ ज्यादा ही नहीं हैं? मो बिंगयुन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में अपमान और आक्रोश के भाव भरे हुए थे। तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने कुछ फर्जी तस्वीरें बनाकर मुझे धमकाकर अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं पहले ही सहमत हो चुकी हूँ। क्या ये काफी नहीं है? अगर आप उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके मुझे जान से मारने की धमकी देना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यह असंभव है। अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। सबसे बुरा तो ये होगा कि हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जू हाओ ने हाथ हिलाया। इतने दृढ़ निश्चय से मत बोलो। मेरे सामने आपसी विनाश के बारे में बात करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। मछलियां मर जाएंगी, लेकिन जाल नहीं टूटेगा। जहां तक आपके जीवन भर के खतरों की बात है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास महिलाओं की कमी नहीं है। मैं बस कुछ समय के लिए आप में दिलचस्पी ले रहा हूँ। कुछ बार मिलने के बाद मैं ऊब जाऊंगा। तो फिर मैं स्वाभाविक रूप से अब आपसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। उसने यही कहा था, लेकिन जू हाओ के मन में एक और ही विचार था। उसे कुछ ही बार ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद उसे धमकियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ समय बिताने के बाद कुछ ही महिलाएं ऐसी थीं जो उसकी आज्ञा का पालन करने लगीं। मो बिंगयुन की अभिव्यक्ति बदलती रही। उसे अभूतपूर्व अपमान का अनुभव हुआ। जू हाओ सचमुच एक नीच इंसान था। वह ऊब जाने पर उसे लात मारकर दूर भगाने जैसी बातें भी कह सकता था। अंततः उसने अपना असली रंग दिखा दिया था।
तो उसने अपने करीबी दोस्त यूयून के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया होगा। यूयून द्वारा जू हाओ की इतनी प्रशंसा करने और जू हाओ की वजह से उससे संबंध तोड़ने के बारे में सोचकर मो बिंगयुन को दुख का अनुभव हुआ। डिंग, मो बिंगयुन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। कोने में एक छोटी सी आकृति पूरी तरह से कांप रही थी। मो फैंग को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। बाद में पता चला कि जू हाओ ने अपनी मां की कुछ तस्वीरें फर्जी तरीके से बनाई थीं और उनका इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया था। मां को जू हाओ द्वारा भेद खोले जाने का डर था और इसलिए उसे हार माननी पड़ी। उसे वे टुकड़े याद आ गए जो आज सुबह पार्किंग स्थल पर मां के हाथ में थे। वे तस्वीरें ही रही होंगी। घर लौटने के बाद उसने उन सभी को जला भी दिया। उसे पकड़े जाने का डर था। इससे पता चलता है कि वे कितने भेद खोलने वाले थे। जू हाओ द्वारा अपनी मां को धमकाने के लिए ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करने के बारे में सोचकर मो फैंग क्रोध से कांप उठा। वह चाहता था कि काश वह जू हाओ के टुकड़े टुकड़े कर पाता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वे सिर्फ कुछ मनगढ़ंत तस्वीरें नहीं थीं? मां को किस बात की चिंता थी? अगर उनका पर्दाफाश भी हो जाए तो भी कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? उसे पता नहीं था। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तस्वीरें बहुत ही यथार्थवादी थीं। वे हर छोटी से छोटी बात में सटीक थे। वे उसके वास्तविक स्वरूप से अविभाज्य थे। जू हाओ की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। सिर्फ एक रात के बाद तस्वीरें डिलीट करने के बारे में सोचना भी मत। आखिरकार तुम बेहद खूबसूरत हो, अनगिनत लोगों की नजरों में कानूनी दुनिया की देवी हो। एक रात उबने के लिए काफी नहीं है। मो बिंगयुन के कुछ हद तक हताश चेहरे को देखकर जू हाओ ने फिर से कहा, कैसा रहेगा ये? मेरे पास 7 तस्वीरें हैं। जब भी आप मेरे साथ होंगे मैं आपको एक एक तस्वीर दे दूंगा। अगर मैं आपको 7 तस्वीरें दे दूं तो मैं आपकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा और फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। बेशक अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छा सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि मैं आपको सभी 7 तस्वीरें देने से पहले ही आप में रुचि खो दूं। जू हाओ बातचीत के मूल सिद्धांतों से भलीभांति परिचित थे। आसमान की ख्वाहिश करो, फिर कम में ही संतोष कर लो। पहले तो उसने निर्दयतापूर्वक उसे निराशा के अथाह गड्ढे में धकेल दिया। फिर उसने उसे निराशा से बाहर निकाला और उसे आशा की एक छोटी सी किरण दी। उन्हें विश्वास था कि मो बिंगयुन उनसे जल्द छुटकारा पाने के लिए अच्छा सहयोग करेगी और एक सहयोगी गुलाम खेल को और भी रोचक बना देगा। आशा के अनुसार मो बिंगयुन धीरे धीरे निराशा से बाहर निकलने लगी। 7 तस्वीरें देखना, उम्मीद न होने और यह न जानने से कहीं अधिक स्वीकार्य था कि जू हाओ कब तक उसे अपने वश में रख पाएगा। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती तो सजा कम होने की भी संभावना थी। खुद को संभालते हुए मो बिंगयुन ने संभल कर ठंडे लहजे में पूछा, ठीक है, मैं इससे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आप पर अपने वादे को निभाने के लिए कैसे भरोसा करूँ? मैं अपने चरित्र की गारंटी देता हूँ। जू हाओ ने एक ऐसे व्यक्ति से चरित्र की गारंटी देने की पेशकश की जिसका कोई चरित्र नहीं था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझ पर विश्वास करें और प्रार्थना करें कि मैं अपना वादा निभाऊं। मो बिंगयुन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे जू हाओ के चरित्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जैसा कि जू हाओ ने कहा, उस पर विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, हमने पेट भर खाना खा लिया है। चलिए पहले टहलने चलते हैं ताकि खाना पच जाए। जू हाओ ने आलस से अंगड़ाई ली और मो बिंगयुन को आंख मारी। आज रात खेल का खूब आनंद लें। मो बिंगयुन का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। जू हाओ को बाहर जाते देख उसके पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे एक मोड़ से गुजरे, जू हाओ ने एक नजर डाली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। भोजन के दौरान इस नन्हे नायक ने भावनात्मक रूप से काफी योगदान दिया था। हालांकि मो फैंग को केवल मो बिंगयुन ने गोद लिया था, लेकिन मो फैंग को ये बात पता नहीं थी। वह भी यही मानता था कि मो बिंगयुन उसकी जैविक मां है। ये तो और भी दिलचस्प था। जब ये दूसरों के साथ होता था तो ये दिलचस्प लगता था, लेकिन जब यह उसके आसपास होता था तो अच्छा नहीं लगता था। उदाहरण के तौर पर उनकी 2 बेटियों, जू होंगजूंग और जू फेयान को ही ले लीजिए। उसे नहीं पता था कि वे जैविक रूप से एक दूसरे के बच्चे नहीं थे और वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं देगा। लेकिन उनकी बेटियों को इस बारे में पता नहीं था। हालांकि उनके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी, फिर भी वे उस रिश्ते से बंधे हुए थे। अपने बगल में मो बिंगयुन को देखकर उसने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया। उसे अपनी कमर पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ।
मो बिंगयुन कांप उठी। विपरीत लिंग के साथ बातचीत करना, उसने उनसे कभी बातचीत नहीं की थी। बात करते समय भी वह एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब वह एक पुरुष की बाहों में थी। मो बिंगयुन के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति संघर्ष करने की थी और वह भेड़िए से बचाव के लिए अपनी जांघों पर लात मारने की भी सोच रही थी। लेकिन जब उसने जू हाओ के हाथों में मौजूद तस्वीरों के बारे में सोचा, उसने तुरंत खुद को रोक लिया। 7 बार वादा करने के बाद भी जू हाओ को अपने वचन से मुकरने से रोकने के लिए वह उसे नाराज नहीं कर सकती थी और उसे यथासंभव सहयोग करना था। उसकी विनम्रता देखकर जू हाओ मुस्कुराया। बर्फीले पहाड़ पर खड़ी यह महिला जज अपने किरदार में ढलने लगी थी। जू हाओ और मो बिंगयुन चले गए। मो फैंग कोने से बाहर निकल आया। उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी, उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मां को इस तरह धमकाने की। उसने कसम खाए, वह निश्चित रूप से जू हाओ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और उनमें वह आत्मविश्वास था। पुनर्जन्म से प्राप्त उनकी स्वर्णिम उंगली ने उन्हें शेयर बाजार के रुझानों को देखने की क्षमता प्रदान की। तो क्या हुआ अगर जू हाओ की संपत्ति अब सैकड़ों अरबों डॉलर की है? वह 100 अरब या यहाँ तक कि 1 खरब अरब का मालिक बनने में बस कुछ ही समय बाकी था। जब तक उसके पास मूलधन था, वह शेयर बाजार में निवेश करके जल्दी पैसा कमा सकता था। एक दिन वह जू हाओ को अपने पैरों तले रौंदने में सक्षम होगा। अहम बात यह थी कि जू हाओ को परिपक्व होने का मौका मिलने से पहले ही वह अपनी मां के पीछे पड़ गया था। ये सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात थी। मो फैंग इतना उदास था कि उसे खून की उल्टी हो सकती थी। उनका पुनर्जन्म पहले से ही एक भयानक शुरुआत थी। वह एक 8 साल के बच्चे के शरीर में था, जिसके पास पैसा कमाने की अद्भुत क्षमता तो थी, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग करने का कोई सिद्धांत नहीं था। उसके पास खजाने का पहाड़ था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। उसकी मां को पुरुषों से डर लगता था और उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और एक खलनायक उसकी मां को बुरी नजरों से देख रहा था। जू हाओ की कुल संपत्ति के आधार पर उसे अपने विकास के बाद के चरणों में कम से कम एक प्रमुख खलनायक होना चाहिए। पुनर्जन्म के तुरंत बाद उसकी मुलाकात उससे कैसे हुई? वह आखिर इस खेल को खेलता कैसे? मो फैंग का चेहरा गंभीर था और वह अपने छोटे छोटे पैरों से उनके पीछे पीछे चलने लगा। उनकी मां और जू हाओ के बीच पहले ही समझौता हो चुका था। उन्हें जाकर उन्हें रोकना ही था। उसने तुरंत खुद को प्रकट करने और उन्हें बाधित करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये कोई समाधान नहीं था। सारी शक्ति अभी भी जू हाओ के हाथ में थी। पहले दिन से बचने से उसे 15वें दिन से बचने में मदद नहीं मिलेगी। वह अब भी अपनी मां को धमकी देता रहेगा। वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या वह और अधिक जानकारी जुटा सकता है। वह अपनी मां पर जू हाओ के प्रभाव को खत्म करना चाहता था। हालांकि यह एक तरह का दिवास्वप्न ही था, लेकिन मो फैंग फिर भी कोशिश करना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई उपयोगी जानकारी मिली या नहीं। जब जू हाओ अपनी मां पर हमला करने वाला हो, तब उसे रोकने के लिए कूद पड़ना अभी भी बहुत देर नहीं होगी। होटल छोड़ने के बाद जू हाओ मो बिंगयुन को पास ही स्थित नदी किनारे टहलने के लिए ले गया। यहाँ रोशनी कम थी और ज्यादा लोग नहीं थे। इससे कोई सनसनी नहीं फैलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पास ही में एक लव होटल था। बिल्कुल, चलते समय जू हाओ भी निष्क्रिय नहीं था। उनकी फिल्म में एक ऐसी महिला मुख्य किरदार थी जिसे पुरुषों से डर लगता था, एंड्रोफोबिया। और उनका मुख्य पात्र बेटा उनके पीछे पीछे चल रहा था। जू हाओ भावनात्मक मूल्य हासिल करने के इतने अच्छे अवसर को कैसे गंवा सकता था? बर्फीले पहाड़ पर बैठी महिला जज की पतली कमर को महसूस करते हुए, उसने सिस्टम में लगातार दिखाई देने वाले भावनात्मक मूल्य संबंधी संकेतों को देखा। जू हाओ बहुत सहज महसूस कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आज रात कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन अचानक नदी पर एक रंगीन चमकदार रोशनी जगमगा उठी। वे दोनों देखने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गए, खूबसूरत रात्रि दृश्य का आनंद ले रहे हैं।